प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, मैं आर के सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा सेवा सेतु पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं भारत के इतिहास की लंबी श्रृंखला की पहली कड़ी में सबसे पहले भारत को संक्षेप में जान लेने समझ लेने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों, अहम पहलुओं व कुछ भावनात्मक विचारों व दृष्टिकोण के साथ चर्चा के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हूं। जैसा कि भारत नाम का धरती का यह जो भूखंड है, जिसे प्रकृति ने विशेष आकर्षक भौगोलिक आकृति और स्वरूप प्रदान किया हुआ है, भारत नाम का यह भूभाग जो प्रकृति द्वारा उत्तर में पूर्व पश्चिम के क्रम में महान हिमालय की दीर्घ पर्वत श्रृंखला द्वारा अभेद्य रूप से रक्षित है। उत्तर पूर्व में हिमालय की ही विस्तारित पहाड़ियों द्वारा प्राकृतिक रूप से रक्षित है। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में जल की विशाल जलराशि रूपी बंगाल की खाड़ी नामक समुद्र, अरब सागर नामक समुद्र और हिंद महासागर नामक महासमुद्र द्वारा अभेद्य रूप से रक्षित और आच्छादित है। इन सब के अतिरिक्त प्रकृति ने भारत नाम के इस भूभाग को लगभग अपनी सभी संपदाओं के साथ विपुल मात्रा में और विविधता के साथ सजाया और संवारा है। भारत नाम के इस भूभाग में हमें जगह जगह पर्वत, पहाड़ियां, महान पर्वतमालाएं, पर्वत शिखर, हिमाच्छादित पर्वत शिखर जो कई सदा नीरा नदियों के सजीव जल स्रोत हैं। इसके पश्चिमी भाग में स्थित मरुभूमि, विभिन्न भागों में स्थित पठारी भूमि, गंगा और जमुना नदियों के बीच का उपजाऊ महान मैदानी भाग, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के क्रमशः पश्चिमी किनारों और पूर्वी किनारों पर स्थित तटवर्ती मैदानी भूभाग, और इनके साथ साथ प्रकृति ने भारत नाम के इस भूभाग को नाना प्रकार के खनिजों के विपुल भंडार के साथ सजाया और संवारा है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में, भागों में विविधतापूर्ण वन क्षेत्र देखने को मिलते हैं। इस भूभाग में विविध प्रकार के फल, फूल, औषधियां, जड़ी बूटी प्रदान करने वाली वनस्पतियों का एक विविधतापूर्ण संसार देखने को मिलता है। इसके विभिन्न भागों में साल भर बहने वाली नदियों का एक तंत्र देखने को मिलता है। जगह जगह हमें सरोवर, झीलें, झरनों आदि का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इसके विभिन्न भागों में पशु और पक्षियों में विविधता देखने को मिलती है, और साथ ही प्रकृति ने इस भारत नामक भूभाग को अपार मानव शक्ति से भी सजाया और संवारा है, और साथ ही उसे सशक्त बनाया है। भारत नाम के इस भूभाग के निर्माण में, रचना में प्रकृति के अनंत, अंतहीन भूमिका के साथ साथ इस भूमि पर हजारों वर्ष पूर्व जिस मानव जाति, यहाँ की मूल मानव जाति द्वारा जिन संस्कृतियों को जन्म दिया गया, जिन सभ्यताओं को जन्म दिया गया, उन संस्कृतियों और सभ्यताओं के मिले जुले सकारात्मक परिणामों और प्रभावों से सैकड़ों पीढ़ियों के उथल पुथल भरे
और परिवर्तन से युक्त समय की लंबी यात्रा के पश्चात आज हमें वर्तमान भारत एक विरासत के रूप में मिला हुआ है। लेकिन आज का जो भारत हमें विरासत के रूप में मिला हुआ है, जिसमें प्रकृति की अपनी अंतहीन भूमिका के साथ साथ जो एक और महत्वपूर्ण भूमिका है, वो हमारे अतीत यानी इस भूभाग के अतीत में यहाँ की मूल मानव जाति द्वारा स्थापित संस्कृतियों, सभ्यताओं का जो अनवरत अंतहीन जो क्रम रहा है, उनकी भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हजारों वर्ष पूर्व जिन संस्कृतियों और सभ्यताओं ने इस भूभाग में जन्म लिया और पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने विकास के विभिन्न सोपानों को स्पर्श किया, जिसमें ऋषि मुनियों की परंपरा के अनगिनत व्यक्तियों ने इस भारतीय समाज को, आज के भारतीय समाज को और तत्कालीन भारतीय समाज को धर्म, दर्शन और आस्था इत्यादि से संबंधित तमाम नियम दिए, धारणाएं स्थापित की, परिकल्पनाएं दी, मूल्यों को स्थापित किया, जो तत्कालीन भारतीय समाज और आज के भारतीय समाज को दिशा देने, उसको संचालित करने में आज भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। अतीत में इस भूमि पर पल्लवित और पोषित जो भी मानव समाज रहा, उसके सभी वर्गों अर्थात किसानों, मजदूरों, श्रमिकों, व्यापारियों और राजकुल के व्यक्तियों, राज्यों आदि का भी पीढ़ी दर पीढ़ी आज के भारत को सजाने और संवारने में अहम योगदान रहा है। इस प्रक्रिया में बहुतों ने अपने जीवन का त्याग भी किया है, अपने जीवन का बलिदान भी किया है, शहादतें भी दी हैं। तत्पश्चात आज का वर्तमान भारत हमें विरासत के रूप में मिला हुआ है। अतः हमारा कर्तव्य बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम केवल परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि नैतिकता के दृष्टिकोण से भी हम अपने अतीत अर्थात इतिहास का ज्ञान रखें। सभी भारतीयों का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने अतीत, भारत के अतीत अर्थात भारत के इतिहास की कुछ आधारभूत बातों को वो जानें, समझें, जिससे उन्हें अपने परिवार, समाज और समुदाय को सकारात्मक दिशा और ऊर्जा तथा प्रेरणा प्रदान करने में सहायता मिलेगी। भारत के इतिहास की लंबी श्रृंखला के आरंभ में अब मैं आपको इस भूभाग के नामकरण की ओर ले जाना चाहूंगा। अर्थात इस भूभाग का भारत नाम किस आधार पर पड़ा, इसके लिए हमें महाभारत नाम के महाकाव्य की ओर मैं आपको ले जाना चाहूंगा। महाभारत में इस बात का उल्लेख है कि हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला से जन्मे पुत्र भरत, जो कि आगे चलकर इस भूभाग के चक्रवर्ती सम्राट हुए। अर्थात उन्होंने भारत नाम के इस भूभाग के विभिन्न भागों में स्थित विभिन्न राज्यों का एकीकरण कर एक साम्राज्य की पहली बार स्थापना की। अतः इन्हीं के नाम पर इस पूरे भूखंड का, भूभाग का भारत नाम रखा गया। एक और
परंपरा के अनुसार जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ के पुत्र भरत, जो कि इस भूभाग के चक्रवर्ती सम्राट हुए, उनके नाम पर इस भूभाग का नाम भारत रखा गया। पुराणों में वर्णित है, उल्लेख है, मैं अभी आपको पुराणों की बात करूंगा। पुराणों में बताया गया है कि इस भूभाग का भारत नामकरण से पूर्व इसे अजनाभ या हैमवत वर्ष के नाम से भी जाना जाता था। अर्थात इस भूभाग का नाम भारत स्थापित होने से पूर्व पुराणों के अनुसार इसे अजनाभ या हैमवत वर्ष के नाम से जाना जाता था। अब हम आते हैं उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर जिसमें इस भूभाग को भारत के अलावा जम्बूद्वीप, कुमारी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत के प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट अशोक के शासनकाल में, जो उसके द्वारा विभिन्न भागों में, भारत के विभिन्न भागों में शिलालेख और स्तंभलेख स्थापित कराए गए थे, उन पर इस भूभाग का नाम या भारत का उल्लेख जम्बूद्वीप के रूप में किया गया है। श्रीलंका में जन्मी सिंहली साहित्य, श्रीलंका में जिस सिंहली साहित्य का जन्म हुआ, भाषा का जन्म हुआ, वहां के साहित्य में इस भूभाग को कुमारी द्वीप के नाम से जाना जाता है, या इस भूभाग को वो प्राचीन समय में कुमारी द्वीप के नाम से संबोधित करते थे। अब हम आते हैं आर्य सभ्यता की ओर। लगभग 1500 या 1600 वर्ष ईसा पूर्व तिब्बत के पठार से आरंभ होकर जम्मू कश्मीर होते हुए वर्तमान पाकिस्तान से होकर बहने वाली सिंधु नदी, जो कि वर्तमान पंजाब सिंध प्रांत से होकर बहती है और भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र से पंजाब, हरियाणा यानी भारत स्थित पूर्वी पंजाब और पाकिस्तान स्थित पश्चिमी पंजाब और हरियाणा का कुछ भाग, इस भूभाग में ही सर्वप्रथम आज से 1500 या 1600 वर्ष पूर्व आर्यों का आगमन होता है। ये यहाँ अपना अस्थायी घुमंतु प्रकार का ठिकाना स्थापित करते हैं और इसी भाग में आर्यों ने अपनी भाषा अर्थात संस्कृत में सबसे पहले इस नदी का ऋग्वेद में उल्लेख करते हैं सिंधु के नाम से। आर्य संस्कृत भाषा में सिंध शब्दावली का अर्थ होता है नदी अथवा समुद्र। चूंकि अतीत के काल में यह नदी अपार जलराशि को लेकर अपने साथ बहती थी, यही कारण है कि आर्य लोगों ने इस अपार जलराशि के साथ बहने वाली नदी को सिंधु नाम दिया। अब मैं कुछ एक अन्य बातों पर आपको ले चलता हूं। आप यहां देख सकते हैं कि उत्तर में यह जो भारत है, महान हिमालय की श्रृंखला, और उत्तर पूर्व में हिमालय की विस्तारित श्रृंखला, दक्षिण पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में प्राकृतिक रूप से अभेद्य है, अर्थात यह प्राकृतिक रूप से रक्षित है। यहां से लेकर और यहां तक यह प्राकृतिक रूप से रक्षित है। केवल यह उत्तर पश्चिम में प्राकृतिक रूप से कम मात्रा में रक्षित रहे, अर्थात अधिकांश बाहरी लोगों का जो इस भूमि के साथ संपर्क हुआ वो इस भूखंड के उत्तर पश्चिम के माध्यम से हुआ। अर्थात कह सकते हैं कि भारत नाम के इस भूखंड का ये जो उत्तर पश्चिमी भाग है, इस भूखंड के लिए एक प्रवेश द्वार की भांति यह स्थित था और बाहरी लोग जो भी आए भारत के इसी प्रवेश द्वार से होते हुए भारत भूमि पर उन्होंने अपने कदम रखे। इस भूभाग
के साथ सबसे पहले जिन बाहरी लोगों का परिचय या संपर्क स्थापित हुआ उसमें पारसी लोग या पर्शियन सभ्यता के लोग थे। पर्शियन लोगों का पहली बार भारत नामक इस भूभाग के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के साथ संपर्क होता है, और जब इनका संपर्क होता है तो आर्यों द्वारा पुकारी जाने वाली सिंधु नदी को ये अपनी लिपि और भाषा के अनुरूप हिंदू हिंदू करके पुकारते हैं। यानी सिंधु को प्राचीन ईरानियन लोग या पारसी लोग हिंदू के नाम से इसको पुकारते हैं, हिंदुस हिंदुस। और यही नामकरण यूनानियों द्वारा इसको इंडस के नाम से पुकारे जाने का आधार बनता है। यानी सबसे पहली बार पर्शियन लोग या ईरानी लोगों ने इसे हिंदू कहकर पुकारा, और इसी पर्शियन शब्दावली के आधार पर जब यूनानियों का संपर्क होता है इस क्षेत्र से, खासकर पर्शियन लोगों के साथ और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग के साथ, तो वो इसी नदी को इंदुस या इंदस नदी के नाम से पुकारते हैं, इंडस नदी के नाम से पुकारते हैं। और यही शब्दावली बाद में यूनानियों द्वारा इस संपूर्ण भाग को इंडिया के नाम से पुकारे जाने का आधार बनता है। अब मैं आपको कुछ यूनानी इतिहासकार और साहित्यकारों की ओर ले जाना चाहूंगा। सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग हेरोडोटस, यानी यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस, जिसे इतिहास का संपूर्ण जगत में इतिहास का पिता के नाम से जाना जाता है, और साथ ही हेरोडोटस को इतिहास में झूठ स्थापित करने के लिए झूठ का पिता या असत्य का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि हेरोडोटस ने अपने हिस्टोरिका नामक इतिहास की जो पुस्तक लिखी है उसमें जो तमाम विवरण दिए हैं संसार के विभिन्न भागों और वहां के लोगों के लिए, उसमें अधिकांश इसने कल्पित बातों का उल्लेख किया है, जिसे बाद के इतिहासकारों ने झूठ साबित किया और उसे बकवास बताया। इसीलिए बाद के इतिहासकारों ने हेरोडोटस को झूठ का पिता, द फादर ऑफ लाइज, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री के साथ साथ हेरोडोटस को फादर ऑफ लाइज के नाम से भी जाना जाता है। इसने सबसे पहली बार इंडिया शब्द का प्रयोग किया, लेकिन केवल भारत के इस भूभाग के लिए, अर्थात सिंधु नदी घाटी क्षेत्र और उसके आसपास की भूमि के लिए ही इसने प्रयोग किया। भारत की इस पूरी भूमि, जिसमें वर्तमान पाकिस्तान और ये बांग्लादेश भी है, इस संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग मेगास्थनीज नाम के यूनानी राजदूत, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अराकोसिया के इंडो ग्रीक शासक, हिंद यमन शासक के राजदूत के रूप में ये चंद्रगुप्त के दरबार में रहा, और वर्षों तक भारत में रहकर इसने भारत की सभ्यता, सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचना, लोकाचार इत्यादि का इसने अध्ययन किया, और यूनान जाकर के इसने एक किताब लिखी जिसे इंडिका नाम से जाना जाता है। उस किताब में इसने इंडिया के बारे में बहुत सी चर्चाएं की हैं, और मेगास्थनीज द्वारा जो इंडिया नाम संबोधित किया गया है वो संपूर्ण भारतीय उप महाद्वीप के लिए किया गया है। अब हम आते हैं चीनी लोग इसे किस नाम से पुकारते थे। झांग कियान की मैं चर्चा करना चाहूंगा। झांग कियान नाम के चीनी यात्री ने सिंधु नदी घाटी क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र को सेंदू नाम से पुकारा हुआ। सेंदू, जबकि वेनसांग द्वारा, चीनी यात्री वेनसांग, जो कि सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत की इसने यात्रा की थी और कई वर्षों तक यह भारत में रहा, नालंदा विश्वविद्यालय में इसने शिक्षा भी ली। इसने भारत को यिनतू के नाम से पुकारा है, यिनतू।
और पहली बार हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग हुआ है पारसियों द्वारा, प्राचीन ईरानियों द्वारा, वो पहली बार जो है 262 ईस्वी में, यानी ईसा काल के 262वें वर्ष में शाहपुर प्रथम, जो कि ससानियन या ससानियाई राजवंश का एक शासक था ईरान का, पर्सिया का, उसने 262 ईस्वी में नक्श ए रुस्तम, एक स्तंभ लेख उसने स्थापित करवाया था। उस नक्श ए रुस्तम अभिलेख में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन नक्श ए रुस्तम अभिलेख में जिस हिंदुस्तान शब्दावली का प्रयोग हुआ है वह केवल सिंधु घाटी क्षेत्र और उसके आसपास के भारत के उत्तर पश्चिमी भाग के लिए किया गया है। पहली बार संपूर्ण भारत भूमि के लिए हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग हमें देखने को मिलता है वो अरबी भाषा के भूगोल की एक पुस्तक में मिलता है, जिसे हुदूद अल आलम के नाम से जाना जाता है। हुदूद अल आलम, जिसका अर्थ होता है विश्व की सीमाएं, अर्थात बाउंड्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसमें पहली बार इस संपूर्ण भारत भूमि के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम आते हैं भारतीय शिला लेखों के क्रम में। भारतीय शिलालेखों में, जैसा कि मैंने अभी बताया, अशोक द्वारा स्थापित जो शिलालेख और स्तंभ लेख थे, उनमें इस संपूर्ण भारत भूमि को जम्बू द्वीप नाम से उल्लेख किया गया है, क्योंकि इस भारत भूमि में जम्बू अर्थात जामुन के इसके संपूर्ण भाग में जम्बू के वृक्ष यानी जामुन के वृक्ष पाए जाने के कारण इसको जम्बू द्वीप भी कहा जाता था। अशोक के शिलालेखों के अतिरिक्त महामेघवाहन अर्थात चेदी वंश का शासक खारवेल, जो कि कलिंग का राजा था, कलिंग को प्राचीन समय में चेदी वंश के राजाओं द्वारा शासित किया गया था। तो कलिंग के चेदी वंश अर्थात महामेघवाहन वंश के राजा खारवेल का एक गुफा में शिलालेख पाया गया है। उस शिलालेख को हाथी गुम्फा शिलालेख कहते हैं। यह भारत का सर्वप्रथम प्राप्त किया गया ऐसा शिलालेख है, एक रिकॉर्ड है, जिसमें भारत का उल्लेख भारतवर्ष के रूप में किंतु प्राकृत भाषा में किया गया है। ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में भारतवर्ष का उल्लेख भरधवस के रूप में किया गया है। भरधवस या ब्राह्मी लिपि की प्राकृत भाषा का एक स्वरूप है और इसका अर्थ भारत वर्ष से जोड़ा जाता है। अर्थात खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख भारत का प्रथम ज्ञात या रिकॉर्डेड शिलालेख है, स्तंभ लेख है, जिसमें भारत वर्ष शब्दावली का ब्राह्मी लिपि की प्राकृत भाषा में भरधवस के रूप में किया गया है। तो इन सभी बातों के साथ अब मैं अगले वीडियो में भारत नाम के इस भूभाग की प्रथम नगरीय सभ्यता अर्थात सिंधु, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उस पर चर्चा को लेकर आऊंगा। एक जो और महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जिस भारत के इतिहास का हमें अध्ययन करना है, जिस भारत के इतिहास को हमको जानना है, वास्तव में वह भारत का इतिहास 15 अगस्त 1947 के पूर्व के भारत का इतिहास हमें जानना है, समझना है। जिस भारत के इतिहास का हम अध्ययन करते हैं, शिक्षण देते हैं, शिक्षण का कार्य करते हैं, शिक्षा लेते हैं, वह वास्तव में भारत के इतिहास का एक ऐसा भाग है जिसमें हम वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश को सम्मिलित करते हुए अविभाजित भारत के इतिहास का हमें अध्ययन करना है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भारत के संपूर्ण इतिहास का जो
99% जो हिस्सा है वह अविभाजित भारत, जिसे अखंड भारत कहते हैं, उसका इतिहास है। वर्तमान भारत अर्थात 15 अगस्त 1947 के माउंट बेटन योजना के अंतर्गत जब भारत का विभाजन हुआ, उसके बाद ये जो वर्तमान भारत है, इसका इतिहास भारत के संपूर्ण इतिहास का केवल 1% है। अर्थात इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि भारत के इतिहास का जो हम अध्ययन करेंगे वह संपूर्ण अविभाजित भारत, या जिसे हम अखंड भारत कहते हैं, अर्थात वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश को सम्मिलित करते हुए वर्तमान भारत में वर्तमान पाकिस्तान और वर्तमान बांग्लादेश को सम्मिलित करते हुए उस भारत का अध्ययन करना है जिसे अविभाजित भारत या अखंड भारत के नाम से जाना जाता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। अगले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।